सो हेलो एवरीवन, फाइनली वो दिन आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। रफ्तार सीरीज का लास्ट लेक्चर विद बायोमोलिक्यूल्स हम लेकर के आ गए हैं। इसके साथ हमारा क्लास 12 का वन शॉट रिवीजन खत्म हो जाएगा। हमने फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स, इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स और ऑर्गेनिक के भी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट हमारा चैप्टर है दैट इज बायोमोलिक्यूल। शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल की हम अगर बात करें तो जो लिविंग्स के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ फॉर्म के लिए, वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये बायोमोलिक्यूल जो होते हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, एक होता है सिंपल बायोमोलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर आप बात कर लेते हो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हम बात कर सकते हैं प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स के अलावा हम बात कर सकते हैं लिपिड्स की। एंजाइम्स भी इसी में आते हैं। प्रोटीन ज्यादातर एंजाइम होते हैं तो अपन प्रोटीन के साथ में उसे पढ़ लेते हैं। सिंपल की हम बात करें तो सिंपल के अंदर विटामिन्स आते हैं और आपके मिनरल्स आते हैं। कौन आते हैं? मिनरल्स आते हैं। तो ये होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल के बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है CxH2OY। CxH2OY ये जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आपकी कॉपी के अंदर कि ये फॉर्मूला सभी कार्बोहाइड्रेट्स को सेटिस्फाई नहीं करता, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है जैसे कि एसिटिक एसिड, उस पर भी ये फॉर्मूला फिट बैठ जाता है। तो इस वजह से हम कार्बोहाइड्रेट की एक और डेफिनेशन बनाते हैं। क्या डेफिनेशन बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे OH ग्रुप। पहली बात ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरी बात पॉलीहाइड्रोक्सी, तीसरी बात एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइड कीटोन होते हैं जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े हुए हो और ऑप्टिकली क्या हो? एक्टिव हो। मैं ऑप्टिकली एक्टिव के साथ एक और बात बता देता हूं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी मोस्ट ऑफ द होते हैं। फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हमने मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। मोनोसेक्राइड की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं करते। जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ओलिगोसेक्राइड की हम बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से 10 यूनिट्स में टूटते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, उन्हें हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। पॉलीसेक्राइड की हम बात करें तो ये लार्ज यूनिट्स में टूटते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। तो आप तीनों में फर्क समझ पाए होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के अंदर आप ग्लूकोज को देख सकते हो। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड का एक एग्जांपल है। आप फ्रक्टोज की बात कर सकते हो, फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड का एग्जांपल है। इसके अलावा आपने गैलेक्टोज का नाम सुना होगा जो लैक्टोज के अंदर पाई जाती है। गैलेक्टोज भी मोनोसेक्राइड का ही एग्जांपल है। ओलिगोसेक्राइड के अंदर हम मेनली डाइसेक्राइड्स की बात करते हैं। तो डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपने लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती है वो देखी होगी। इसके अलावा माल्टोज और इसके अलावा आपने सुक्रोज का नाम सुना होगा। तो ये 3 जो शुगर्स दे रखी है ये कौन सी होती है? ओलिगोसेक्राइड। और ओलिगोसेक्राइड में भी कौन सी वाली? डाइसेक्राइड्स होती है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो होते हैं जो लार्ज यूनिट बनाते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल आपने स्टार्च का नाम सुन रखा होगा, सेल्यूलोज का नाम सुन रखा होगा, ग्लाइकोजन का नाम सुन रखा होगा, इसके अलावा गम्स, ये सारी की सारी जो चीजें होती है ये पॉलीसेक्राइड। स्टार्च क्या होता है? प्लांट्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। एनिमल्स में होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ब्रेन एंड मसल्स के अंदर पाया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा सेल्यूलोज जो होता है वो प्लांट की सेल वॉल जिससे बनी हुई होती है वो सेल्यूलोज होता है मेनली। उसमें जो पार्ट होता है हेमीसेल्यूलोज वगैरह भी होता है, मेनली उसमें सेल्यूलोज होता है। फिर हम बात करते हैं शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में स्वीट होते हैं उन्हें हम शुगर कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में से बांटा गया है किस बेसिस पे कि ये टोलन और फेहलिंग, ये 2 सॉल्यूशंस होते हैं। टोलन और फेलिंग को रिड्यूस करते हैं कि नहीं करते? अगर टोलन और फेलिंग को रिड्यूस करते हैं जैसे रिड्यूसिंग शुगर, जो टोलन और फेलिंग को रिड्यूस करते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूस नहीं करते वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इन दोनों के एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल में देखना मोनोसेक्राइड आ जाएंगे। इसके अलावा डाइसेक्राइड के अंदर ये ऊपर वाले दोनों लैक्टोज और माल्टोज,
ये आपके रिड्यूसिंग शुगर्स होती है। नॉन रिड्यूसिंग की अगर मैं बात करूं तो नॉन रिड्यूसिंग के अंदर आपका एग्जांपल इधर से स्टार्ट कर दो, पॉलीसैकेराइड्स आ जाएंगे, पॉलीसैकेराइड्स। और इसके अलावा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है? सुक्रोज। कौन सी? सुक्रोज। तो याद रखना इधर जो लिखा हुआ है ये रिड्यूसिंग शुगर, और इधर से स्टार्ट करोगे नीचे वाला तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये होने के बाद हम बात करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के नेम कैसे देते हैं। जब नेमिंग हम करते हैं तो हमने क्या बोला था, या तो ये एल्डिहाइड होते हैं या ये कीटोन होते हैं, और इनके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन और एल्डिहाइड कीटोन को देख करके हम बात करेंगे। अगर इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है ट्राई, कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है ऑज, और एल्डिहाइड तो यूज होता है एल्डो। तो इसका नाम हो जाएगा एल्डो ट्रायोज। एक और देखना, अगर 4 कार्बन है तो वर्ड यूज होता है टेट्रा, और जो ओज यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और ये एल्डो है तो एल्डिहाइड है तो एल्डो, तो एल्डो टेट्रोज ये इसका नाम हो जाएगा। इसकी बात हम करते हैं तो कीटो, 3 कार्बन है तो ट्राई, और क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट तो ओज, तो कीटो ट्रायोज। इसी तरह से कीटो 4 कार्बन है तो टेट्रा, टेट्रो, और ये आगे ओज, तो कीटो टेट्रोज। इस तरह से हम नेम लिखते हैं किसका? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, C6H12O6। इसके अलावा ग्लूकोज की हम बात करें तो लार्ज अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है आपके राइप ग्रेप्स में। जो ग्रेप्स होते हैं उसके अंदर लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्लस इसके अंदर यूज होता है। और हम ग्लूकोज का जो फॉर्म पढ़ रहे होते हैं तो डी फॉर्म, डी कॉन्फ़िगरेशन वाला ग्लूकोज पढ़ रहे होते हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन की इनकी हम बात आगे करेंगे जब स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, ग्लूकोज को कैसे बनाया जा सकता है। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए पहली जो रिएक्शन हमारे पास है वो है सुक्रोज। सुक्रोज वही वाला जो डाइसैकेराइड के अंदर मैंने अभी बताया तुम्हें, ये वाला। इस सुक्रोज का जब तुम हाइड्रोलिसिस कर देते हो, पानी उसके अंदर डाल देते हो, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये टूटता है। तो 2 यूनिट्स बनती है, एक तो बनती है ग्लूकोज, एक बनती है फ्रक्टोज। क्यों 2 यूनिट्स बनती है? इसलिए क्योंकि सुक्रोज जो होता है डाइसैकेराइड होता है, और डाइसैकेराइड 2 में ही टूट सकता है। ग्लूकोज का भी फॉर्मूला ये होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है। फर्क क्या होता है दोनों में? ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो यहां पर एक बात और ऐड कर सकते हो कि इसके अंदर एल्डिहाइड वाला ग्रुप पाया जाता है, किसमें? ग्लूकोज के अंदर। जब कीटोन पड़ेगा तो वहां पर ऐड कर देंगे कीटोन वाला ग्रुप पाया जाता है। इसके अंदर हम बात करते हैं दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है स्टार्च। जब स्टार्च, ये वाला स्टार्च पॉलीसैकेराइड, जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो बहुत सारे, एन लिखा है इसका मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स बन करके आते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे ये स्टार्च है, ये क्या है? स्टार्च है। जब इस स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सारे के सारे टूटेंगे और ऐसे यूनिट्स बन के हमारे सामने आ जाएंगे, ये ग्लूकोज हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हम बात ये करने वाले हैं, हमारी किताब में भी दे रखा है कि ये स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का ऐसा होता है कि सीधी चेन होती है, इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल पाया जाता है, कार्बोनिल है वो एल्डिहाइड है, इससे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स पाए जाते हैं 5 इसके अंदर। तो ये बात कहां से पता चली, हमें कैसे पता चला? तो इसका एविडेंस ये रिएक्शन से देती है, जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का ये होता है, पहला एविडेंस तो ये है कि इसके अंदर कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन इतने होंगे, ऑक्सीजन इतने होंगे। फिर हम बात करते हैं जब ग्लूकोज का HI के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, रिडक्शन इसका करवाया जाता है, तो HI जो होता है इसको रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक चेन बनाता है ऐसे, CH2 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 और CH3। इसे बोलते हैं एन-हेक्सेन। एन-हेक्सेन का बनना HI के साथ रिएक्शन करा के ये बताता है कि जो जितने भी ये ग्लूकोज के कार्बन्स हैं ये स्ट्रेट चेन में है। किसमें है? स्ट्रेट चेन में है। एन-हेक्सेन का बनना ये प्रूव करता है। तो पहला ये हो गया, एक प्रूफ मिल गया कि कार्बन सारे एक चेन में होंगे। दूसरी बात करते हैं NH2OH से रिएक्शन करवाना। हाइड्रोक्सिलेमीन से जब रिएक्शन करवाई जाती है तो हाइड्रोक्सिलेमीन इस ग्रुप से रिएक्शन करता है। मैं इस ग्रुप को ओपन करके लिखता हूं C डबल बॉन्ड O, और इधर अपन जोड़ देते हैं इसका हाइड्रोजन। तो ये आपका ग्रुप हो गया, इसको सही से लिखता हूं मैं, ये आपका हाइड्रोजन इधर मैंने जोड़ दिया। तो हाइड्रोक्सिलेमीन जब इससे रिएक्शन करता है तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने बन के आता है, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, यहां जाएगा CH OH 4 CH2
OH। यहां ध्यान से देखो, हाइड्रोक्सिलेमीन ऐसी रिएक्शन करके ऐसा प्रोडक्ट को तभी बना सकता है जब कार्बोनिल ग्रुप हो वहां पे। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें क्या है, कार्बोनिल है। तो ये वाली रिएक्शन कार्बोनिल के बारे में बताती है, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेमीन रिएक्शन करके ऐसी रिएक्शन कार्बोनिल के साथ ही कर रहा था। आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे तो वहां पर ये रिएक्शन लिखाई जाती है। इसके अलावा एमीन डेरिवेटिव्स के साथ जो रिएक्शन करवा रखी है वो वाली रिएक्शन है ये वाली। फिर HCN से जब रिएक्शन करवाई जाती है तो एल्डिहाइड के HCN से, ये तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो C, इसको भी मैं ओपन करके लिखता हूं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, और यहाँ जुड़ जाएगा CN, एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से है, CH, OH का होल 4, CH2OH। नीचे वाला कुछ चेंज नहीं है, खाली ऊपर वाला ये चेंज है। तो साइनोहाइड्रिन का बनना भी ये प्रूव करता है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ही प्रेजेंट है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस मैंने लिख रखी है ये कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को शो करती है। कार्बोनिल ग्रुप बोले तो C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप है, ये वाली चीज प्रूव होती है इन दोनों रिएक्शन से। नेक्स्ट रिएक्शन जो दे रखी है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। जैसे ही ब्रोमीन वाटर के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो एल्डिहाइड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CH OH का होल 4, नीचे वाला सेम टू सेम ऐसा का ऐसा रहेगा, ये वाला कंपाउंड बन के आएगा। इस वाले कंपाउंड का नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम होता है, ग्लूकोनिक एसिड। ये वाला कंपाउंड क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड का बनना ये बताता है कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड को ही एसिड में कन्वर्ट करता है। तो एल्डिहाइड है ये बताता है कौन, ग्लूकोनिक एसिड। तो एल्डिहाइड का होना यानी CHO ग्रुप का होना यहां से प्रूव होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन दे रखी है वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई है। एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो आपका प्रोडक्ट बन के आता है CHO, CH, देखो ध्यान से देखना, CHO फिर CH फिर O, और O के साथ जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये आ जाएगा पूरा पूरा, कितने 4 है, 4, फिर CH2O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान से देखना, एनहाइड्राइड के साथ जब OH की रिएक्शन होती है, एल्कोहल की रिएक्शन होती है, तो ये यहां से टूटता है और यहां से टूटकर ये वाला जो ग्रुप है H की जगह आकर के जुड़ जाता है। H हटा दो, यहां से भी H हटा दो, यहां पर जोड़ दो ये वाला ग्रुप, तो यहां मैंने जोड़ दिया। इसी तरह से यहां से H हटा करके ये ग्रुप जोड़ दिया मैंने। ध्यान से देखो, ये H की जगह जुड़ा हुआ है और इधर भी यही वाला ग्रुप H की जगह जुड़ा हुआ है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, पेंटा 5 पेंटा एसीटेट, ये बताता है कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो 5 OH ग्रुप का होना ये वाली रिएक्शन हमें बता रही होती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन लिखी हुई है वो HNO3, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन है। तो HNO3 के साथ जब रिएक्शन होती है तो एल्डिहाइड तो एसिड में कन्वर्ट होगा ही होगा, एल्डिहाइड तो एसिड में कन्वर्ट होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपका ये नीचे वाला एल्कोहल है ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड का नाम होता है सेकेरिक एसिड। क्या नाम होता है, सेकेरिक एसिड। सेकेरिक एसिड बनना हमें यह बताता है कि इसके अंदर एक 1 डिग्री एल्कोहल भी प्रेजेंट है। यानी देखो ये जो एल्कोहल है ना, ये वाली, ये 2 डिग्री एल्कोहल से 4 OH ग्रुप 4 2 डिग्री है, लेकिन ये वाला जो है ये 1 डिग्री, एक ही तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है। तो 1 डिग्री एल्कोहल का होना ये वाली रिएक्शन आपको बताती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगली स्लाइड में हम आगे का चैप्टर की बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बीच में चेन स्ट्रक्चर दे रखा है। मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। एविडेंस जब हमने पढ़े थे स्ट्रक्चर के बारे में, तो वहां पे मैंने बताया था कि 6 कार्बन होते हैं जो चेन में होते हैं, एन हेक्सेन वाली रिएक्शन। उसके बाद में हाइड्रोक्सी बहुत सारे होते हैं, पेंटाएसिटेट बन रहा था। इसके अलावा एल्डिहाइड होता है, हाइड्रोक्सिलेमीन वाली रिएक्शन ये बता रही थी, और 1 डिग्री एल्कोहल भी होता है, HNO3 वाली रिएक्शन, जिसमें आपका सैकरिक एसिड बन रहा था, वो वाली रिएक्शन। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आपका होता है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये वाला, ओपन चेन स्ट्रक्चर। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से ग्लूकोज के 2 और स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं ये क्यों बनते हैं, कुछ ऐसे ग्लूकोज की रिएक्शंस है जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बताता, जैसे सिर्फ बेस के साथ रिएक्शन वगैरह ऐसे आपको 3-4 दे रखी है, वो रिएक्शन नहीं बताता, इसलिए हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। इससे ये पता चलता है कि एल्डिहाइड जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है, देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5वें नंबर के कार्बन का ये जो OH है ये वाला जाकर के अटैक करता है पहले नंबर के कार्बन पे, जो हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन है। इस पे अटैक करने पर होता क्या है, इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगते हैं। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं रख सकता, क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं रख सकता तो यहां पर ऑक्सीजन पे ये
ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा ऑक्सीजन से, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जाकर के इससे जुड़ जाएगा। तो ध्यान से देखना, एक H और एक OH इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। पहले डबल बॉन्ड और H था, अब एक OH और एक H आ जाएगा। अब इस OH और H की दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, इस रिंग के अंदर OH हो सकता है इस रिंग के बाहर OH हो, दोनों पॉसिबिलिटी इसकी है। तो जब OH अंदर की तरफ होगा, जैसे कि यहां पे बना हुआ है, ध्यान से देखो इसको, यहां पे बना हुआ है, जब OH अंदर की तरफ होगा तो उसे अपन बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी क्यों कहते हैं? डी इसलिए कहते हैं कि कार्बन नंबर 5 पर ये जो OH है ये राइट साइड में, जब कार्बन नंबर 5 पे OH राइट साइड में होता है उसे डी कहते हैं, जब लेफ्ट साइड में होता है उसे एल कहते हैं। सिमिलरली अगर OH अंदर की ना होकर के बाहर की तरफ होता है, जैसे इसके अंदर दूसरी स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है, इसमें OH देखो फिर से वही वाला है, कार्बन 5 का इस पे अटैक हुआ, ऑक्सीजन बीच में फंस जाता है और OH बाहर की तरफ, तो इसे अपन बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो इस तरह से आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज बनता है। और अच्छे से साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हावर्थ स्ट्रक्चर आती है, ये वाली स्ट्रक्चर्स। हावर्थ स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं ये कई बार पूछा जाता है। तो हावर्थ स्ट्रक्चर जो होती है ये पायरेन जैसी होती है। कैसी होती है? पायरेन। इसलिए ग्लूकोज को पायरेनोज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पायरेनोज। पायरेन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये आपको जो दिखाई दे रही है रिंग, ये रिंग भी पायरेन की है। इस रिंग के अंदर आपको बॉन्ड्स बना देने हैं, बना दिए। अब बनाने के बाद क्या करना है? सबसे पहले कार्बन नंबर जो 5 दिख रहा है, इस कार्बन नंबर 5 में CH2OH जोड़ दो, CH2OH, ये छठा कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसमें भी 1 2 3 4, ठीक है। इसकी पहले बात करते हैं फिर इसकी बात करते हैं। इसको हम पहले अल्फा वाला बनाते हैं। कैसे बनाना है देखना, ये हमारे पास अल्फा स्ट्रक्चर है जो इससे बना है। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर में जो इस तरफ है सारी की सारी चीजें वो नीचे बनानी है, जो इस तरफ दिखाई दे रहे हैं वो सब नीचे बनाना है। जैसे पहले के नंबर कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे OH कहाँ है? नीचे है, तो OH को नीचे कर दो, H को ऊपर कर दो। यहां पर कार्बन नंबर 2 पे भी OH नीचे है, H ऊपर है। कार्बन नंबर 3 पे देखो यहाँ पे H है नीचे, तो H नीचे है, OH ऊपर है। कार्बन नंबर 4 पे देखो OH नीचे है और H ऊपर है। और कार्बन नंबर 5 ये रहा, कार्बन नंबर 6। ये जो बना है आपका ये अल्फा डी प्लस, और ये क्योंकि ग्लूकोज है तो ग्लूको और पायरेन जैसी स्ट्रक्चर है इसलिए इसे बोलते हैं ग्लूको पायरेनोज। तो यहां बनता है आपका अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। बीटा वाला बनाने की कोशिश करते हैं। बीटा वाला कैसे बनाएंगे? बीटा वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखेंगे और इधर वाली सारी की सारी चीजें नीचे कर देंगे। यहाँ एक H और होगा, मैं लिखना भूल गया था, इधर वाली सारी चीजें नीचे कर देंगे। कैसे करेंगे? HOH HOH, तो यहां लिख देंगे HOH, फिर H, फिर OH। अगला हम सारी की सारी चीजें जानते ही, देखो यहाँ एक H और लिख देंगे, यहाँ पे CH2OH के जस्ट नीचे, यहाँ पर भी CH2OH के जस्ट नीचे H होगा। अब सुनो, HOH लिख दिया, ऊपर क्या जाएगा अपने आप? OH, OH है तो H, H है तो ऊपर OH, और यहाँ पे क्या जाएगा? H। ये जो स्ट्रक्चर बना है आपका, ये बना है बीटा डी प्लस, इसका नाम हो जाएगा ग्लूको पायरेनोज। तो इस तरह से आपके अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज बनते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। यहां ग्लूकोज खत्म होता है, उनके स्ट्रक्चरल पार्ट खत्म होता है। फिर हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, फ्रक्टोज का फॉर्मूला जो होता है जनरल, वो भी क्या होता है? C6H12O6। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज के अंदर फर्क क्या होता है? क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, तो यहां पे क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये दूसरी चीज है। कुछ और बातें मैं इसके बारे में बताता हूं। ये भी डी सीरीज का पार्ट होता है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डी होता है। कहने का मतलब 5वें नंबर के ऊपर जो कार्बन होगा, वो कार्बन पे जो OH होगा वो राइट साइड में होगा। डी का मतलब ये होता है। और ये लीवो रोटेटरी होता है बेटा, ये बात अलग है। लीवो रोटेटरी यानी कि इसके लिए माइनस साइन यूज होगा। जैसे ग्लूकोज के लिए प्लस साइन यूज होता है, वैसे इसके लिए माइनस साइन यूज होगा। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आपने पढ़ा हुआ है, तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो है वो इसी वजह से होता है। आगे बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखना, फर्क समझना। जो ग्लूकोज बना है और ये बना है, इसमें फर्क समझो। कार्बन 6 होंगे, कार्बन 6 होंगे। इसमें एल्डिहाइड होता है इसलिए पहले कार्बन पे, इसमें कीटोन है इसलिए दूसरे कार्बन पे। पहला फर्क। तीसरा फर्क, दूसरा फर्क की बात करते हैं। नीचे जब हम नीचे जा रहे होते हैं, नीचे जाने पर कार्बन नंबर 3 पे OH किस तरफ है इसमें, और कार्बन नंबर 3 में इसमें OH इस तरफ है। सारी की सारी चीजें एकदम सेम। OH इस तरफ कार्बन नंबर 3 में, इसमें भी OH इस तरफ कार्बन नंबर 3 में। इसमें कार्बन नंबर 5 पे OH इस तरफ है, इसमें भी कार्बन नंबर 5 पे OH इस तरफ है, जो जाकर के अटैक करता है। तो पूरा का पूरा सेम होता है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है? कीटोन होता है। कीटोन कार्बन नंबर 2 पे क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि दोनों तरफ हमें कार्बन की जरूरत होती है। ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज
का। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे बनते हैं मैंने आपको अभी बताया था। कार्बन नंबर जो 5 दिखाई दे रहा है आपको 1 2 3 4 5, इस कार्बन नंबर 5 का ये ऑक्सीजन जो है जाकर के अटैक करता है आपके कार्बोनिल वाले ग्रुप पर। किस पे? कार्बोनिल वाले कार्बन पे। जब ये कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक करता है तो एक तरफ तो पूरा का पूरा CH2OH बचेगा, इधर क्या बचा था? H बचा था, इधर क्या बचेगा? CH2OH बचेगा, और दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड O जो है यहां से H इससे जुड़ जाएगा तो OH बन जाएगा, तो CH2OH और OH बच जाएगा, OH एंड CH2OH बच जाएगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है? एक बार OH अंदर हो सकता है, एक बार OH बाहर हो सकता है। जब OH अंदर होगा, पहले ये वाला कार्बन कार्बन नंबर 1 था, अब की बारी वाला कार्बन कार्बन नंबर 2 है। जब OH अंदर होगा तब तो उसे अपन बोल देंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, माइनस क्यों यूज किया मैंने अभी बता दिया। और जब OH बाहर होगा ये वाला तो उसके लिए यूज होगा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो ये दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसी को भी हम हावर्थ स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो पायरेन जैसा होता है, इसलिए इसे पायरेनोज कहते हैं। स्ट्रक्चर जो हावर्थ स्ट्रक्चर होता है इसका फ्रक्टोज का वो फ्यूरान जैसा होता है। किसका होता है? फ्यूरान जैसा होता है। क्योंकि फ्यूरान जैसा होता है तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फ्यूरेनोज। क्या यूज किया जाता है? फ्यूरेनोज। तो ये जो आपको झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हट जैसा, ये वाला फ्यूरान ऐसा ही कुछ दिखाई देता है और फ्यूरान के स्ट्रक्चर से बनता है फ्यूरेनोज। तो इसके अंदर मैंने जैसे इसमें तो देखो फिल करके बताया था, इसमें पहले से मैंने कर दिया है। जो राइट साइड में है वो सारी चीजें नीचे लिख दो, जैसे OH HOH ये नीचे लिख दो। तो इसमें देखो कार्बन नंबर 2 पे OH नीचे है तो OH नीचे लिख दिया, ऊपर अपने आप क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो OH HOH, इसमें भी देख लो OH HOH, और इसके ऊपर अपने आप ही H और OH CH2OH वाला अलग हो जाता है। सेम टू सेम इसमें देखो CH2OH और नीचे भी CH2OH, तो नीचे वाला CH2OH तो ऊपर वैसा का वैसा लिख देंगे। इसके अंदर OH किधर होगा? बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ होता है वो ऊपर आता है और जो अंदर की तरफ होता है वो नीचे आता है। तो यहाँ जाएगा CH2OH, और यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे, ये आपका बना है अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, और दूसरा वाला जो बना है आपका वो क्या बना है? बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। तो इस तरह से आपका अल्फा डी माइनस और बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज बनता है। ये फ्रक्टोज के बारे में था, फ्रक्टोज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फ्रक्टोज के जस्ट बाद हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। यहां तक जो बातें थी और इससे पहले की जो बातें थी वो आपकी मोनोसैकेराइड्स की थी। मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज पढ़ते हैं, फ्रक्टोज पढ़ते हैं, और फ्रक्टोज के बाद एक गैलेक्टोज और होता है। तो गैलेक्टोज में आपको बता देता हूं, आगे काम आएगा। गैलेक्टोज कैसे बनता है? कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पर जो OH है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। कार्बन नंबर 4 पर भी अगर OH लेफ्ट साइड में हो तो यही गैलेक्टोज कहलाता है। और इसके अंदर कैसा हो जाएगा? कार्बन नंबर 4 पे ये बदल जाएगा, तो ये अल्फा गैलेक्टोज हो जाएगा। OH कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये फर्क होता है बस गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। फिर हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। जब हम डाइसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं तो डाइसैकेराइड के अंदर क्या होता है पता होना चाहिए। देखो जब दो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जो बनता है वो डाइसैकेराइड बनता है। जुड़ने के लिए बॉन्ड होना चाहिए, और ये जो बॉन्ड होता है डाइसैकेराइड्स के बीच में, कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में, इसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। हमारे पास डाइसैकेराइड्स कौन से? तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज जो होता है इसे इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है, ये नाम आपको आना चाहिए। इन्वर्ट शुगर आपको बोला जाता है, नाम पता होना चाहिए। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। यानी कि ये जो आपको अल्फा डी ग्लूकोज दिखाई दे रहा है और ये बीटा डी फ्रक्टोज आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो आपका सुक्रोज बनता है। लिंकेज कौन सी होगी इसमें? C1C2। अल्फा डी ग्लूकोज का जो C1 कार्बन है और बीटा डी का जो C2 कार्बन है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे और आपका सुक्रोज बनके तैयार होगा। माल्टोज की अगर मैं बात करूं तो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से ही बनता है। यानी ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज इसी अल्फा डी ग्लूकोज से C1C4 लिंकेज कर ले तो आपका क्या बनता है? माल्टोज बनता है। लैक्टोज की मैं बात करूं तो इसे मिल्क शुगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिल्क में पाई जाती है इसलिए मिल्क शुगर बोला जाता है। मिल्क शुगर कैसे बनता है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से। यानी ये बीटा डी ग्लूकोज और इसी का OH ऊपर कार्बन नंबर 4 पे हो जाए तो ये बीटा डी गैलेक्टोज बन जाएगा। ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो आपका लैक्टोज बनता है। और इसमें भी कौन सी लिंकेज होती है? C1C4। ज्यादातर आपको C1C4 लिंकेज देखने को मिलेगी, C1C2 लिंकेज सुक्रोज में देखने को मिलती है। और सुक्रोज के बारे में एक बात और पता होनी चाहिए, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है।
पॉलीसेकेराइड्स की अगर मैं बात करूं तो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आपने पढ़ा है। सेल्यूलोज की अगर मैं बात करूं तो ये प्लांट के अंदर अच्छा खासा पाया जाता है। कॉटन फाइबर जो होते हैं उनके अंदर अच्छा खासा पाया जाता है। सेल वॉल जो होती है प्लांट्स की उसमें पाया जाता है। बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, C1C4 लिंकेज होती है, चेन स्ट्रेट चेन में होता है। ये जो बीटा डी ग्लूकोज जो है ये वाला, इसका एकदम स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है। कौन होता है? सेल्यूलोज होता है। स्टार्च की अगर मैं बात करूं तो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ये रहा अल्फा डी ग्लूकोज, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। स्ट्रक्चर्स आपको दे रखे हैं, मैंने इनके स्ट्रक्चर बता दिया इसलिए इनका नहीं बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको याद है तो ये स्ट्रक्चर आप बना पाओगे। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में अमाइलोज बहुत काफी लंबे टाइम तक अनब्रांच्ड चेन होती है। अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो थोड़ा हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें C1C4 लिंकेज पाई जाती है क्योंकि एक के बाद जुड़ा हुआ रहता है C1C4 में। इसमें C1C4 तो सीधे सीधे चेन में रहेगा, लेकिन C1C6 पर ब्रांचिंग हो जाएगी, यानी इसमें दो लिंक है, C1C4 एंड C1C6। C1C4 जो होगी उसमें तो ये सीधा चल रहा होगा, लेकिन C1 और C6 जो होगी ये वाली, तो C1C6 जो होगी इसके अंदर इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी। अमाइलोपेक्टिन के बाद अगला हमारा आता है ग्लाइकोजन। एनिमल स्टार्च भी इसे कहा जाता है। एनिमल्स के अंदर ब्रेन्स, मसल, लिवर, इसके अलावा यीस्ट हो गया, आपका फंजाई हो गया, इनके अंदर भी ये पाया जाता है। ग्लाइकोजन के बारे में पूछा जाता है। ये सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन, यानी इसके जैसा होता है, यानी ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना हुआ होता है, लेकिन हाईली क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के इंपॉर्टेंस कुछ दे रखे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च जो होता है वो आपके प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड होता है। सेल्यूलोज जो होता है वो सेल वॉल को बना रहा होता है। ग्लाइकोजन ह्यूमन के अंदर में क्या होता है? एनिमल्स के अंदर स्टोर्ड फूड होता है। तो ये कुछ पूछेंगे चीजें। इसके अलावा मैं एक और चीज बता देता हूं, जो राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर आपके न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंस है, ये थोड़े दिमाग से वैसे भी आप याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। या आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। अगला हम अपन स्टार्ट करेंगे प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, फिर चैप्टर खत्म। तो चलिए जल्दी से प्रोटीन को भी देख लेते हैं। प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड जो होता है वो एक ग्रुप होता है। यहाँ पर कार्बन जो होता है, इस कार्बन के चारों तरफ 4 ग्रुप जुड़े होते हैं। एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ H2N ये NH2 ग्रुप, और एक तरफ COH ग्रुप, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। R वेरिएबल होता है, यहाँ पर अलग अलग तरह के ग्रुप जुड़ करके अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो ये अमाइनो एसिड कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप देख लेंगे। उसके जस्ट बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में एक अल्फा अमाइनो एसिड, एक बीटा, एक गामा अमाइनो एसिड, ये तीनों क्लासिफिकेशन रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पे है कि NH2 और COH की जो रिलेटिव पोजीशन है वो कैसी है। जब COH के जस्ट बाद कार्बन उसी पर NH2 जुड़ा हुआ है तो उसे अपन अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। जब COH के पास कार्बन, इसे अल्फा कहते हैं, उसके जस्ट पास वाले कार्बन को बीटा कहते हैं, तो बीटा के ऊपर NH2 जुड़ा होता है तो उसे अपन बीटा अमाइनो एसिड कहते हैं। जब COH के पास वाला कार्बन अल्फा, उसके जस्ट पास वाला बीटा, उसके जस्ट पास वाला गामा कार्बन, जब गामा के ऊपर अमाइनो जुड़ा होता है तो उसे अपन गामा अमाइनो एसिड कहते हैं। फिर हम बात करते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड उन अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, हमारी बॉडी को उसकी जरूरत होती है तो हम बाहर से उनको लेते हैं, उन्हें एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की हम बात करें तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। जिन अमाइनो एसिड को बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती उन्हें हम लेने की जरूरत होती है, तो हमारे फूड में एसेंशियली वो होने चाहिए, ये अमाइनो एसिड होते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड की हम बात करें तो एसिडिक अमाइनो एसिड में एक्स्ट्रा COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। जो ये R मैंने अभी वेरिएबल चेन बताई, इसके अंदर एक्स्ट्रा COH ग्रुप कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगा। बेसिक अमाइनो एसिड में एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप जुड़ेगा, जैसे आर्जिनिन, लाइसिन, आर्जिनिन इसका एग्जांपल हो जाएगा। न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात करो तो इसके अंदर दोनों के नंबर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक टेबल में आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है। फिर हम बात करते हैं ज़ुइट्राइन की। ज़ुइट्राइन की बात करें तो अमाइनो एसिड जो है, ये अमाइनो एसिड किसी फिक्स पीएच के ऊपर, अमाइनो एसिड जो है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं। होता ये न्यूट्रल ही है, लेकिन इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसे अपन ज़ुइट्राइन कहते हैं। तो ज़ुइट्राइन इसे कहते हैं, इसको भी देख लेंगे, कई बार ज़ुइट्राइन का क्वेश्चन आ जाता है बनवाने के लिए। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो प्रोटीन जो है, ये अमाइनो एसिड जो दिखाई दे रहा है, इस अमाइनो एसिड का ही पॉलीमर क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो मैं एक अमाइनो एसिड को एक बार ऐसे गोले से बना दे रहा हूं, एक अमाइनो एसिड, और इसी के साथ दूसरा अमाइनो एसिड जब जुड़ जाता है तो उसे डाइपेप्टाइड कहा जाता है। इसी तरह से एक अमाइनो एसिड, उसके साथ दूसरा जुड़ गया, उसके साथ तीसरा जुड़ गया तो उसे ट्राइपेप्टाइड कहा जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ करके
जब एक चेन बना देते हैं तो उसे अपन पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। मैंने यहां पर देखो 2 अमीनो एसिड को जोड़ भी रखा है। यहां देखो CH2 कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, एक तरफ CO ग्रुप एक तरफ NH2 ग्रुप, तो यहां से लेकर के यहां तक आपका एक अमीनो एसिड, इस वाले अमीनो एसिड के साथ दूसरा वाला अमीनो एसिड NH CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एक डाइपेप्टाइड है। यहां बीच में ध्यान से देखोगे तो यहां एक आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है इसे अपन पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो अमीनो एसिड्स के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, सॉरी प्रोटीन्स के अंदर, और आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन को फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर बांटा गया। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, सीधा जो स्ट्रक्चर होगा उसे फाइब्रस कहेंगे, स्फेरिकल सा जो स्ट्रक्चर होगा उसे अपन क्या कहेंगे? ग्लोब्यूलर कहेंगे। ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ये सोल्यूबल होते हैं। फाइब्रस का आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे केराटिन जो हमारे बालों में होता है। इसके अलावा आपका मायोसिन जो होता है मसल्स के अंदर, ये आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलर का एग्जांपल आपका इंसुलिन हो जाएगा, ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन होता है वो हो जाएगा, ये ग्लोब्यूलर के एग्जांपल हो जाएंगे। 4 लेवल ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के स्ट्रक्चर और शेप की अच्छी स्टडी करने के लिए इनके 4 लेवल्स होते हैं। जब प्रोटीन जस्ट बनता है तो उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? प्रोटीन थोड़ा सा टेढ़ा पेढ़ा हो जाता है। इसके 2 एग्जांपल आपके अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड दे रखे हैं। उसके अंदर अदर बॉन्ड्स और बनने लगते हैं, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके अलावा अदर बॉन्ड और बनने लगते हैं, जैसे यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड 2 स्ट्रक्चर आपकी किताब में दे रखे हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में और ज्यादा फोल्डेड प्रोटीन हो जाता है। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उससे भी ज्यादा फोल्डेड हो जाता है। इसमें कुछ पॉकेट्स बन जाती है, वो पॉकेट्स जो होती है आपकी एक्टिव साइट की तरह काम करती है। कई फंक्शनल जो प्रोटीन्स होते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर ही पाए जाते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो और बहुत सारे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पे एक ये इधर बना रखा है, एक इधर बना रखा है, एक इधर बना रखा है, तो ऐसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे जैसे ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं वैसे वैसे इसके अंदर बॉन्डिंग बढ़ती जाती है, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इनके अंदर आ जाता है। डीनेचुरेशन की अगर हम बात करें तो डीनेचुरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे मैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करता हूं, मैं उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ले जाता हूं तो प्रोटीन जो है वो खुल जाएगा, अनफोल्डिंग उसकी हो जाएगी, लेकिन लास्ट में वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में पहुंच जाएगा। जैसे टर्शियरी था उससे सेकेंडरी पहुंचेगा, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो पहुंच जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर से आगे वो नहीं टूट सकता, आगे नहीं जाता है, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन नहीं होता, सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी का डीनेचुरेशन हो सकता है। डीनेचुरेशन का मतलब होता है प्रोटीन की एक तरह से अनफोल्डिंग हाई टेम्परेचर या पीएच के चेंजेस वगैरह की वजह से। अगला हम बात करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक प्रोटीन के बारे में बात की लाइट की स्पीड से, हर बार की तरह हम इस चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं। अगला हमारा आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें तो सेल के अंदर आपने सुना होगा डीएनए और आरएनए। सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो अगली पीढ़ी के अंदर लेकर के जाता है, और आरएनए जो होता है ये भी उसी दौरान प्रोसेस के अंदर काम करता है। आपके प्रोटीन सिंथेसिस में भी आरएनए काम करता है। तो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए इन दोनों को कहा जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी हमें न्यूक्लियोटाइड समझना पड़ेगा। जैसे हमने अमीनो एसिड समझा, फिर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड यानी पॉलीपेप्टाइड समझा, वैसे ही हमें न्यूक्लियोटाइड समझना होगा, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम समझ पाएंगे। हम धीरे धीरे बात करते हैं। पहले बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। तो केमिकल कंपोजिशन में एक तो होता है पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर जो होता है, ये झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पेंटोस शुगर होता है। इसके बाद दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं 2 होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर 2 होते हैं, एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप PO4-3 एक ग्रुप होता है, और मैंने पेंटोस शुगर बताया राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो होती है वो आपके आरएनए में प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोज आपके डीएनए में प्रेजेंट होती है। इसी वजह से इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। इसी तरह से सारे के सारे जो है आपको नाइट्रोजन बेस दिखाई दे रहे हैं, ये डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यूरेसिल जो होता है आपके आरएनए में प्रेजेंट होता है, और थाइमिन जो होता है आपके डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये वाली बात भी आपको फर्क वाली याद रखनी है। न्यूक्लियोसाइड की हम बात करें तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस ये वाली चीजें एक दूसरे से जुड़ती है, 1 और 2 वाले, यानी पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ती है, तब जो बनता है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे एडेनिन से बनने वाला, यहां पर एडेनिन हो और ये राइबोस शुगर यहां पे हो तो एडिनोसिन कहेंगे। लेकिन यहां पे एडेनिन हो और डीऑक्सी राइबोस शुगर यहां पे हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन। ये एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं
तो पेंटोज शुगर के साथ में आपका नाइट्रोजन बेस भी हो, यानी ये भी हो, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी हो, यानी PO4-3 भी हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती है तो उसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी आप समझ पाए होंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे सॉरी, जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्यादा जुड़ते जाएंगे, चेन की फॉर्म में जुड़ते जाएंगे, तो उसे अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का पहले एग्जांपल बताता हूं मैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एक PO4 जुड़ा होगा तो मोनोफॉस्फेट, दो PO4 जुड़ा होगा तो डाइफॉस्फेट, तीन जुड़ेंगे तो ट्राइफॉस्फेट। आपने एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम सुना होगा, जो एनर्जी करेंसी का काम करती है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जब डीएनए वाला होगा तो डीऑक्सी डी एटीपी होता है, वो काम करता है। फिर अब बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा? आपका एक न्यूक्लियोटाइड आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसके जस्ट नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहा होगा, इसके जस्ट नीचे तीसरा दिखाई दे रहा होगा। ऐसे करके बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक ऐसी चेन सी बनती है, उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और डीएनए किसे कह देंगे अपन? जब एक चेन के साथ में ऐसे दूसरी चेन भी जुड़ जाती है तो ये आपका डबल हेलिकल डीएनए बन जाता है। ये डीएनए इस तरह से बन के आता है। आरएनए एक चेन का होता है, जनरल सिंगल चेन का आरएनए होता है, तो अपन सिंगल चेन वाले को आरएनए कह देते हैं, डबल चेन वाले को डीएनए कह देते हैं। जनरली मैं बात कर रहा हूं, वरना आरएनए और डीएनए दोनों सिंगल और डबल चेन के हो सकते हैं। विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, स्मॉल अमाउंट में हमें जरूरत होती है, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस ये कर रहे होते हैं। हार्मफुल होते हैं एक्सेस में, अगर ज्यादा हम बॉडी में लेंगे तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगे। विटामिन को भी एक फिक्स रेंज में लेना होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की बात करूं तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दो पार्ट्स में इनको बांटा गया है। विटामिन की भी आपको टेबल दे रखी है जिसके अंदर उनका डाइटरी सोर्स और कहां कौन सी तरह की डिजीज करते हैं, तो उसकी टेबल भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप उसका भी देख लेना। फैट सोल्यूबल विटामिन में आपका आता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा से इसे याद रखा जाता है, कीड़ा। तो विटामिन जो कीड़ा वाले होंगे वो फैट सोल्यूबल होंगे। ऐसा समझ लेना कि जो वाटर के अंदर कीड़ा नहीं डूबता, तो फैट वाटर में क्योंकि मिक्स नहीं होता तो कीड़ा फैटी होता है। ऐसा कुछ कर लेना, ट्रिक बना लेना। वाटर सोल्यूबल की बात करूं तो विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब क्या होंगे? आपके वाटर सोल्यूबल होंगे। फिर हम बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स आपके बायो कैटलिस्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म करके प्रोसेसेस चल रही होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। इन प्रोसेस को ये करवा रहे होते हैं, स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, सब काम होते हैं एंजाइम्स के। एंजाइम जो होते हैं इनके नाम में एज लगाया जाता है। जैसे माल्टोज से ग्लूकोज बनाने वाले को माल्ट एज कहते हैं, माल्ट एज। माल्टोज से ग्लूकोज बनाने वाले को माल्ट एज कहते हैं, एज लगाया जाता है। और ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके स्पीड बढ़ा देते हैं। हमने केमिकल काइनेटिक्स करके एक चैप्टर पढ़ा था, तो केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था, वही वाली बात है। हार्मोन्स की हम बात करें तो ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं। सेल्स के बीच में जो इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने का एक तरह से काम करते हैं, वो क्या करते हैं? हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन जो होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही छोड़े जाते हैं। यानी ये जो ऐसी ग्लैंड्स जो होती है जिनके कोई एक तरह से बोल सकते हैं, देखो अपन केमिस्ट्री वाले तो उस तरह से बात करते हैं, ट्यूब्स वगैरह नहीं होती है, मतलब ब्लड को ले जाने के लिए जैसे नसें होती है तो वैसे कुछ ट्यूब्स वगैरह नहीं होती है, तो वहां से ब्लड नहीं जाता, सीधे ही ब्लड में छोड़ दिया जाता है। कोई नलियां नहीं होती इनको ले जाने के लिए। कहने का मतलब ये है, इनका नेचर स्टीरॉइड भी हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है, अमीनो एसिड भी हो सकते हैं। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो स्टीरॉइड वाला होता है, पॉलीपेप्टाइड आपका इंसुलिन होता है, अमीनो एसिड एपिनेफ्रिन होता है। इंसुलिन वगैरह ये सब आपके क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा होता है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा हमारी हाइट को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलते हैं। 11th क्लास की जो चैप्टर दे रखा है आपको हार्मोन वाला, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा थायराइड वाला हार्मोन, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म क्या बोलते हैं, होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में आपको बता रखा है। गोइटर एक बीमारी हो जाती है, गला ऐसे बड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये सब हार्मोन ही कर रहा होता है। तो ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, जैसे प्रोटीन पढ़ा, हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, विटामिन्स पढ़े हैं, एंजाइम्स पढ़े हैं, हार्मोन्स पढ़े हैं, ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारी बॉडी में कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं, केमिकल नेचर के ये होते हैं। और केमिकल जो है, केमिस्ट्री यहाँ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है आपके बायोलॉजी से। तो ये था हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल, और इसी चैप्टर के साथ में हमारा पूरा का पूरा 12th क्लास का सिलेबस खत्म होता है, और इसी के साथ हमारी रफ्तार सीरीज भी खत्म होती है। तो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी कि आपने किया है कि नहीं किया है।
मैंने ये सीरीज उन बच्चों के लिए ज्यादातर सोच करके बनाई थी जिनको लास्ट टाइम पे पढ़ने में बहुत ज्यादा बोरियत होती है, जिनको कम से कम समय में ज्यादा कंटेंट चाहिए था। मैंने पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने इस बोर्ड पर लिखा था, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। अब लास्ट जो टाइम है आपका, इसमें आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको खुद को उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा जो एग्जाम की जरूरत है। आपको क्वेश्चनों पर फोकस करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपके सामने जो एनिमी आने वाला है, जिससे आप युद्ध करने जाने वाले हो, वो क्या होगा? क्वेश्चंस होंगे। तो ये जितना आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है, ये आपने पढ़ लिया है। अब आप क्वेश्चंस पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाओ। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी रैंक के करीब जा रहे होंगे, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर रहे होंगे। पूरा थ्योरी के अंदर उलझना भी नहीं है, थ्योरी पढ़नी है, कम समय में पढ़ना है। थोड़ा सा ऐसे जैसे न्यूज़पेपर हम कैसे देखते हैं वैसे देखना है, सीधे क्वेश्चंस पे चले जाना है। कोशिश करो रेट्रोग्रेसिव स्टडी करो। अब क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस में जो समझ में नहीं आ रहा उसको थ्योरी से देखो। जो क्वेश्चंस हो जा रहे हैं वो आपसे एग्जाम में भी हो जाएंगे, तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर मेरे को याद है, वहां पे जाके मुझे याद नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। आपको इतने टाइम तक चीजें याद रह जाएगी। आपको पूरी साल से अगर चीजें याद थी तो एग्जाम ज्यादा टाइम बचा नहीं है, एग्जाम में कुछ मुश्किल से 10-12 दिन बचे हुए हैं, तो 10-12 दिन में आपको चीजें सारी याद रह जाएगी। एग्जाम का जब जो पहला पेपर हो बेटा, उसको 2-3 दिन पहले से ही तैयार करना शुरू कर देना, उस पर भी फोकस रखना है। तो यहां तक हमारा सफर था रफ्तार सीरीज का। रफ्तार सीरीज यहां खत्म होती है। ऑल द वेरी बेस्ट।